everyone. Welcome to grade 8 sessions of subject civics. And today we are discussing our last chapter, that is chapter number 10. And the chapter name is Law and Social Justice. This is your first session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है Law and Social Justice और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज लॉ एंड सोशल जस्टिस. इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ एंड सोशल जस्टिस और इसमें हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल्स private companies and condition of workers ka. Okay, after that we are going to talk about the famous Bhopal gas tragedy, right? Then we will discuss our next topic, that is what's a worker worth. Okay, और इसमें हम बहुत सारे examples लेने वाले हैं, इंडिया का भी और इंडिया के बाहर बाकी countries के भी. Then we will talk about enforcement of safety laws, need laws to protect the environment, जिसमें हम देखने वाले हैं about environment as a public facility. And at last we are going to conclude our whole topic here. Okay, so let's start with our first topic, that is law and social justice. तो बच्चों लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा और हमने इसमें गवर्नमेंट का रोल भी पढ़ा, राइट? अब ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लॉ एंड सोशल जस्टिस. ओके, और ये हम कंसर्न करेंगे किस चीज पे फोकस करने वाले हैं. वी आर फोकसिंग ऑन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स हु वर्क इन द फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में. ओके, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं या सोशल जस्टिस है जो हमारी गवर्नमेंट करती है फॉर दीज वर्कर्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हियर. So, do you recall the story of a shirt from your class 7 book? तो बच्चों क्लास 7 के civics में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था और चैप्टर का नाम था Story of a Shirt. इसमें हमने क्या देखा? We saw that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक मार्केट में जो प्रोड्यूसर होते हैं कॉटन के, राइट, उसके अलावा जो बायर होते हैं जिससे शर्ट बनता है, पूरे एक प्रोसेस में बनता है जिसके बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा था. तो किस तरीके से हमारे इस मार्केट में लिंक किया जाता है टू द प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन टू दैट ऑफ द बायर ऑफ द शर्ट, राइट? नाउ बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो प्रोसेस है किस चीज का, तो बाइंग और सेलिंग का, वो हर एक स्टेप में इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर होते हैं और वो कॉटन प्रोड्यूसर से कॉटन लेते हैं, उसके बाद फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेज में कपड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद उसे नेक्स्ट लेवल पे उसे बाय या सेल किया जाता है, राइट? तो ये जो पूरा प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का, ये हमारे मार्केट में हर एक स्टेप पे होता है और इसके बारे में आपको क्लियर आइडिया हो गया था इन द चैप्टर दैट इज स्टोरी ऑफ अ शर्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द वर्कशॉप, जहां पे वो गारमेंट वर्कशॉप में वर्क करते हैं. ओके, नाउ many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt, that is the small farmer producing cotton, the weavers of erode or the workers in the garment exporting factory faced exploitation or an unfair situation in the market. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में that is of buying and selling और of producing, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट है एक स्मॉल फार्मर का,
Now, what is the role of the small farmer? The small farmer is producing cotton और इसी cotton को खरीदा जाता है for the manufacturing of cotton clothes, right? जो finished good होता है हमारा, जिसे again market में बेचा जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहला involvement एक farmer का होता है who is producing cotton. Then comes the weavers of erode और the workers in the garment. अब जो वर्कशॉप होता है या जो फैक्ट्रीज होते हैं जहां पे गारमेंट्स बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स या वीवर्स होते हैं बच्चों, वो भी तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना. उसके बाद आता है एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज. अब जिस फैक्ट्री से ये सारे कपड़े जो फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं जहां से एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट रीजन्स में, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस, राइट. तो ये जितने भी लोग इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? दे फेस एक्सप्लॉयटेशन. या तो एक अनफेयर सिचुएशन उन्हें फेस करना पड़ता है इन दिस होल प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर मार्केट. और हम इसी टॉपिक को यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो वर्कर्स होते हैं किस तरीके से एक अनफेयर सिचुएशन उन्हें फेस करना पड़ता है या एक्सप्लॉयटेशन उन्हें फेस करना पड़ता है. और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन-कौन से लॉज बनाए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. ओके, तो ये पूरा पार्ट हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. नाउ, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी गवर्नमेंट्स है बच्चों, वो वर्कर्स के को कुछ प्रोटेक्शन राइट्स देते हैं, राइट. तो यही होता है कि हमारे कंट्री में फॉर एग्जाम्पल अगर जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट. और ये जो लॉज होते हैं ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है ताकि ये चेक रखा जाए हमारे मार्केट में कि जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से वर्कर्स को या एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज को, वीवर्स को कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन फेस नहीं करना पड़े. और इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत सारे लॉज हमारे मार्केट में बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. नाउ, यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज का. ओके, जैसे आप लोगों ने स्टोरी ऑफ शर्ट में प्राइवेट कंपनीज के बारे में भी पढ़ा था, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि हम प्राइवेट कंपनीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके लिए कौन-कौन से लॉज बने हुए हैं ताकि दोनों के इंटरेस्ट, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, दोनों के इंटरेस्ट को बचाया जा सके. Okay, so let's have a look at the example that is also given in our NCERT book. Okay, so private companies, contractors, business persons normally want to make as much profit as they can. तो आप लोगों ने प्राइवेट कंपनीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, या तो आप प्रीवियस चैप्टर से याद कर सकते हो जिसमें हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? ताकि उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिले. लाइकवाइज जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को रखते हैं, उसके अलावा जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, राइट, जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब क्या चाहते हैं? बहुत सारा प्रॉफिट चाहते हैं. दे वांट टू मेक मनी एज मच एज दे कैन. नाउ, इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स दे माइट डिनाई वर्कर्स their rights and not pay them wages, for example. तो यहाँ पर हम बेसिकली एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जहां पे हम वर्कर्स के कंडीशन पे फोकस करेंगे. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होता है जनरली कि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो वो वर्कर्स हायर करते हैं, तो होता क्या है कि जो वर्कर्स के बेसिक राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं. और ये क्यों होता है? इट इज बेसिकली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज. और यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको जो वेजेस मिलते हैं वो वेजेस उनको पूरे नहीं मिल पाते हैं. मतलब जितना कि वर्कर्स काम करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें वो प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं. और ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल हमें शो करता है द एक्सप्लॉयटेशन दैट द वर्कर्स हैव टू फेस. मतलब वो बहुत सारा काम भी कर रहे हैं बट उन्हें उसके लिए प्रॉपर वेजेस,
प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती है। ओके और ये एग्जाम्पल हम जनरली प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे वर्कर्स को हायर करते हैं और उस वजह से जो छोटे वर्कर्स होते हैं उनके पास और ऑप्शंस नहीं होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, और इसलिए वो किसी भी वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं प्राइवेट कंपनीज, जो यहाँ पे मिनिमम वेज होता है वो वर्कर्स को नहीं देते हैं ताकि वो बहुत सारा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सके। ओके ये हर जगह नहीं होता है, बट हम एग्जाम्पल के लिए ये पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके नाउ इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। अगर हम लॉ की बात करते हैं हमारे कंट्री में या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं या फिर जापान, चाइना, तो जितने भी बड़े कंट्रीज हैं या जो छोटे कंट्रीज भी होते हैं, अगर किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको वेजेस नहीं दे रहे हैं, तो वो लॉ के अगेंस्ट होता है, वो टोटली इलीगल होता है। सो कीप दैट इन माइंड हियर। Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. तो हमारे कंट्री में वर्कर्स के लिए एक लॉ, एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। कहने का मतलब है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम वेज देना पड़ेगा। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी वर्कर्स को हायर कर रहे हैं तो उनको एक फेयर वेज देना पड़ेगा, उनको अच्छे से पे करना पड़ेगा, और ऐसा लॉ हमारी कंट्री में भी बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स और प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, उनसे बहुत सारा काम करा के उन्हें कम पैसे ना मिले। ओके ऑल्सो अ वर्कर हैज टू बी पेड not less than the minimum wage by the employer। अब ये जो मिनिमम वेज होता है, जो मिनिमम पैसे होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया है, उतने पैसे उन्हें मिलने चाहिए by the employer। The minimum wages are revised upwards every few years। और हम कुछ साल के बाद हमेशा देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये जो मिनिमम वेज होता है उसे रिवाइज करती रहते हैं और उसके बाद उसे बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2017 के लिए मिनिमम वेज रखा गया है 3600, राइट? तो ये कोई भी वर्कर अगर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उनको ये मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए। ओके और ये हमारे कंट्री का लॉ है। ओके एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market। एक हमारे laws होते हैं that is on minimum wages, और ये जो law है बच्चों minimum wages का, वो किसके लिए है? वो है to protect the workers जो किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट लॉज होते हैं और ये किसके लिए होते हैं? नाउ दीज आर द लॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। और बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं हमारे मार्केट में, दैट इज जो ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कंज्यूमर यानी कि जो लोग इसे खरीद रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। दीज हेल्प इंश्योर दैट the relations between the three parties। अब three parties कौन है? The worker, the consumer and the producer। They are governed in a manner that is not exploitive। और ये सारे लॉस बनते क्यों हैं? ये लॉस बनते हैं ताकि जो रिलेशन है तीन पार्टीज के बीच में, और ये तीन पार्टीज हैं द प्रोड्यूसर जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वर्कर्स जो वहां काम कर रहे हैं, एंड द कंज्यूमर। तो इन तीनों पार्टीज को कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना फेस करना पड़े, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे लॉज बनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वर्कर्स हु वर्क इन द फैक्ट्रीज, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। ओके द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर that these laws are implemented। Again
यहाँ पे आप गवर्नमेंट का रोल देख सकते हो। हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या है? दे हैव टू मेक श्योर कि जितने भी लॉज है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे मार्केट में। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लॉज है उसे इन्फोर्स करना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong। यहाँ पे आप दो टर्म देख रहे हो, एक टर्म है वीक और दूसरा टर्म है स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वीक कौन है? यहाँ पे वीक होते हैं वर्कर्स, जिनको मजबूरन अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है, अगर उन्हें अच्छे वेजेस पे जॉब नहीं मिल पाता है, तो उन्हें मिनिमम वेजेस से भी कम पे काम करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? ऑब्वियसली द प्राइवेट कंपनीज, द इंडस्ट्रीज, द फैक्ट्रीज जो इन्हें हायर करते हैं। तो ये सारे लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लॉज इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स from that of the strong people who are owning the private companies. Okay? For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. हमारी कंट्री में इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए कि जितने भी लॉज है इन्हें इन्फोर्स किया गया है, इसे अप्लाई किया गया है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? हर एक जगह पे गवर्नमेंट क्या करते हैं? एक रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो इन सारी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को विजिट करते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जहां भी उन्हें लगता है कि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उन्हें एक अच्छा वर्क कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वो हमेशा उन लोगों को पनिश कर सकते हैं हु आर वायलेटिंग द लॉज। ओके, यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हो। नाउ दिस ग्राफ हियर इट इज शोइंग द मंथली मिनिमम वेज इन सेलेक्टेड एशियन कंट्रीज। और इन एशियन कंट्रीज में हमारा कंट्री इंडिया भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि मंथली मिनिमम वेज इंडिया का क्या है, तो आप देख सकते हो इंडिया में एग्जाम्पल लिया गया है गुजरात स्टेट का, और मंथली मिनिमम वेज है $120। ओके, उसके अलावा सबसे ज्यादा आपको किस कंट्री का दिख रहा? यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना में जो मंथली मिनिमम वेज है बच्चों, वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 310। तो आप देख सकते हो कि एशियन कंट्रीज में हमारा कंट्री थोड़ा पीछे है, राइट? इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इन सारी कंट्रीज से हमारा कंट्री इस चीज पे पीछे होता है। और यही हमारा मिनिमम वेज है कि 120 इज द मिनिमम वेज जो हर एक वर्कर को मिलना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we focused on our first topic, that is law and social justice, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था, राइट, अबाउट द शर्ट्स इन द मार्केट। और इसमें हमने समझा कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं in order to protect the rights of the consumer, the producer and the workers, right? और इसमें हमने मिनिमम वेजेस के बारे में भी पढ़ा जो वर्कर्स को मिलता है। ओके, सो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक और इस एग्जाम्पल को हम और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।